नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज की गुगली, जहां खबरें सिर्फ सीधी नहीं आती, कभी बाउंसर बनकर सर के ऊपर से निकल जाती है तो कभी गुगली बनकर सीधे दिमाग को घुमा देती है। यहां हम आपको वही खबरें दिखाएंगे जो दिखती तो हैं, लेकिन उनके छुपे हुए मतलब, उल्टे सीधे तर्क और नेताओं के गोलमोल जवाबों की असली स्पिन भी जो आप नहीं समझ पाते वो समझाएंगे। यहाँ नेताओं के दावे भी होंगे, उनके उल्टे सीधे तर्क भी होंगे और उन पर होगा थोड़ा सा तंज का नमक। तो तंज की टन सटायर की स्विंग के साथ शुरू करते हैं न्यूज की गुगली। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कम से कम आधिकारिक बयान तो यही कहते हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर वही सबसे ज्यादा चर्चे में रहता है जिसके बारे में कहा जाए कि कुछ हुआ ही नहीं है। ताजा मामला एक वीडियो का है जिसने कांग्रेस के गलियारों में फुसफुसाहटों का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया है। राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच कुछ ऐसे भाव, सामान्य संवाद और दर्शकों की भाषा में कुछ तो गड़बड़ है दया कहा जा रहा है। वीडियो में दिग्विजय सिंह किसी नेता को बोलने का इशारा करते हैं, तभी हरीश चौधरी कहते दिखाई देते हैं कि हम देख लेंगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद कहते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। अब बातचीत सुनाई तो नहीं दे रही, लेकिन राजनीति में कई बार आवाज से ज्यादा हाव भाव बोल जाते हैं और यही हाव भाव अब चर्चा का विषय बन गए। दिलचस्प बात यह है कि बाद में कई बार आग्रह होने पर भी दिग्विजय सिंह बोलने से इंकार कर देते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? कांग्रेस कहेगी कुछ नहीं हुआ, समर्थक कहेंगे वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, विरोधी कहेंगे यह तो हिमखंड का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है और राजनीतिक विश्लेषक कहेंगे हमने तो पहले ही ऐसा कह दिया था। वैसे कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा कोई नई बात नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले चर्चाएं बंद कमरों में होती थी, अब कैमरे भी मौजूद रहते हैं। राजनीति में मुस्कुराहटें भी खबर बनती हैं और खामोशियां भी सुर्खियां बटोर लेती हैं। यहां धन्यवाद का मतलब सिर्फ धन्यवाद है या फिर कुछ और, इसका विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक पंडितों की पूरी फौज मैदान में उतर चुकी है। हालांकि किसी एक वीडियो के आधार पर बड़े निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस छोटे से घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर एक बार फिर उस पुराने सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या पार्टी पूरी तरह एकजुट है या फिर अंदर खाने अब भी कोई सुर अलग राग छेड़ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सब सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में जब बार बार यह बताना पड़े कि सब सामान्य है तो दर्शक भी सोचने लगते हैं कि आखिर असामान्य क्या है। कैमरा भले कुछ सेकंड का वीडियो दिखाए, लेकिन राजनीति में उन कुछ सेकंडों की व्याख्या कई दिनों तक चलती है और फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस का यह वीडियो भी उसी व्याख्या युग में प्रवेश कर चुका है। नजर बनी रहेगी, क्योंकि राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी खबर वही होती है जो आधिकारिक तौर पर खबर मानी ही नहीं जाती है। राजनीतिक तरीके से किस तरीके से पूरा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, सीट डेफिनेट की जा रही है। आदरणीय साथियों, राजधानी भोपाल से गांधीवादी विरोध की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का विरोध था, गांधीवादी विरोध था, कम से कम पोस्टर और बैनर तो यही कह रहे थे, लेकिन मंच पर माइक खुलते ही ऐसा लगा कि उपवास कार्यक्रम नहीं, शब्दों का अखाड़ा सज गया हो। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के विरोध में भोपाल में उपवास पर बैठी थी। मकसद था लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना, लेकिन कुछ नेताओं के भाषण सुनकर लोगों को यह समझ नहीं आया कि उपवास था, चेतावनी सम्मेलन था या फिर राजनीतिक गुस्से की खुली प्रदर्शनी थी। किसी विधायक ने मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, किसी ने विधानसभा का घेराव और पत्थर फेंकने जैसी बातें कर दी। एक नेता ने रिटर्निंग ऑफिसर की कुंडली खोलने की चेतावनी तक दे डाली, तो दूसरे ने मुख्यमंत्री को चुनावी चुनौती दे दी।
अब सवाल यह है कि जब मंच का नाम उपवास हो और भाषा उपद्रव जैसी सुनाई देने लगे तो आखिर संदेश क्या जाता है? कांग्रेस कहती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, हो सकता है कि नाराजगी भी जायज हो, लेकिन क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब मर्यादा की सीमा पार करना है? क्या गांधी के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन गुस्से की राजनीति में बदल जाना चाहिए? सुन लीजिए पहले उस गांधीवादी प्रदर्शन के बीच से निकली बाबू जंडेल की आपत्तिजनक भाषा शैली। ये दिन मोदी को औकातें भूल जाए। ये जो इनकी औकात है ये राजा दिग्विजय सिंह की चप्पल की बराबर नहीं। जिस राजा ने पंचायती राज दिया, कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता हम जैसे सरपंच बन के आज 2 बार एमएलए बने, इससे कहते हैं राजा। नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। अगर हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ तो ये मैं कह रहा हूं कि मैं आग कुर्बानी भी देने चाहते हो, डरो मत। 62 में से 61 सेफ रहना, पहले बाबू जंडेल कुर्बानी दी। तो दिलचस्प बात यह है कि जिस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनाव आयोग और सरकार को कटघरे में खड़ा करना था, साहब वहां कुछ नेताओं के बयान खुद चर्चा का विषय बन गए। विरोध पीछे छूट गया, विवाद आगे निकल गया। राजनीति में तापमान बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन जब शब्दों का पारा इतना चढ़ जाए कि मुद्दा गायब और बयान हावी हो जाए, तब जनता यही पूछती है कि लड़ाई लोकतंत्र की है या फिर जुबानी जंग की। अब चर्चा इस बात पर हो रही कि क्या कांग्रेस का गुस्सा जायज है या फिर विरोध की आड़ में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार हो गई है। राजधानी भोपाल में स्वच्छता अभियान का बड़ा दृश्य देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई करते नजर आए। तस्वीरें आई, कैमरे चले, संदेश गया कि देश को स्वच्छ बनाना है। लेकिन इसी बीच एक और सफाई अभियान भी चलता दिखाई दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें झाड़ू मंत्री जी के हाथ में नहीं बल्कि पुलिस के हाथ में थी। जी हां, मंत्री जी के भोपाल दौरे से पहले कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। कोई कांग्रेस कार्यालय में था, कोई अपने घर पर, लेकिन विरोध की आवाज सड़क तक पहुंचती उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं कि मंत्री जी सड़क की सफाई कर रहे थे और पुलिस विरोध की सफाई कर रही थी। आप 2 तस्वीरें देखेंगे, एक तस्वीर जिसमें मंत्री जी सफाई कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर जिसमें स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि सफाई सिर्फ सड़कों की नहीं, व्यवस्था की भी होनी चाहिए, खासकर तब जब नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी कई सवाल हैं। ऐसे में भोपाल में विरोध की तैयारी हो रही थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस की कार्रवाई ने उसे रोक दिया। ये जो दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ मंत्री जी झाड़ू से सड़क चमका रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध करने वालों को पुलिस पहले ही उठा ले जा रही है। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि सरकार को विरोध की आवाज नहीं, शिक्षा व्यवस्था की गंदगी साफ करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी खूब टिप्पणियां आ रही हैं। कोई कह रहा है कि सड़क पर धूल कम थी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर सवाल ज्यादा है। तो कोई लिख रहा है कि झाड़ू सड़क पर चली, लेकिन छात्रों के मन में जमा विश्वास आखिर कब साफ होगा। मंत्री का बयान हालांकि सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के छात्रों से अपील की कि वे भरोसा बनाए रखें। मंत्री ने कहा कि छात्र पढ़ाई में मन लगाएं और 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा व्यवस्थित तरीके से आयोजित की जाएगी। लेकिन राजनीति में तस्वीरें अक्सर सवालों से बड़ी नहीं हो पाती। सड़क की सफाई से संदेश जरूर जाता है, मगर इस वक्त देश के लाखों छात्रों की नजर उस सफाई पर है जो शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि जनता पूछ रही है कि विरोध करने वालों को हिरासत में लेने से शोर तो कम हो सकता है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। और जब सवाल शिक्षा से जुड़े हो तब झाड़ू सड़क पर नहीं, व्यवस्था पर चलनी चाहिए। फिलहाल भोपाल में 2 सफाइयां चर्चे में हैं, एक मंत्री जी की झाड़ू वाली और दूसरी पुलिस की हिरासत वाली। और कौन सी सफाई जनता को ज्यादा दिखाई देती है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। स्वच्छ भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे क्यों नहीं आ रहे? क्या हो गया? क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं भैया? क्या हो गया? अब एक तस्वीर मध्य प्रदेश के चित्रकूट से आई, जहां सवाल बिजली कटौती का था लेकिन करंट किसी और को लग गया। जी हां, भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह घरवार जनसंवाद कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। पत्रकार ने बिजली संकट पर सवाल पूछा। विधायक जी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सीधे गाड़ी की ओर बढ़ गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गाड़ी तुरंत आगे नहीं बढ़ी और गुस्से का स्विच ऑन हो गया। नतीजा, बेचारे ड्राइवर को एक थप्पड़ का लाइव जेबो मिल गया। और सोशल मीडिया पर जनता पूछ रही है कि आखिर बिजली की कटौती क्यों हो रही है। नेताजी के पास तो इतना करंट मौजूद है कि बिना ट्रांसफार्मर के सीधे सप्लाई दे सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि पत्रकार ने पूछा था बिजली कब आएगी, लेकिन जवाब में जो प्रतिक्रिया आई उससे लगा कि विधायक जी ने सवाल को शॉर्ट सर्किट समझ लिया। जनता का एक और तंज है कि प्रदेश में बिजली भले कम हो, लेकिन नेताओं के गुस्से की लगातार वोल्टेज बढ़ती जा रही है। सवाल पूछो तो फ्यूज उड़ जाता है, जवाब मांगो तो सिस्टम ट्रिप कर जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गाड़ी बढ़ाने में कुछ सेकंड की देरी कर दी, लेकिन विधायक जी ने मानो यह तय कर लिया कि बिजली विभाग का पूरा बकाया गुस्सा उसी से वसूलना है। अब सवाल यह है कि जनसंवाद कार्यक्रम में जनता के सवालों का जवाब दिया जाता है या फिर सवाल सुनते ही संवाद का मेन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। वैसे इस पूरे मामले ने एक बात तो साबित कर दी, बिजली कटौती पर जवाब भले न मिला हो, लेकिन करंट अभी भी सिस्टम में दौड़ रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल है, प्रतिक्रियाएं जारी हैं और जनता यही कह रही है कि सवाल बिजली का था और झटका ड्राइवर को क्यों लगा। अब एक तस्वीर आपको इंदौर से दिखाते हैं। इंदौर में ट्रैफिक सुधार का एक नया मॉडल सामने आया है। अब तक आपने ट्रैफिक पुलिस को चौराहों पर देखा होगा, लेकिन अब जनप्रतिनिधि भी ट्रैफिक कंट्रोल की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। भाजपा पार्षद मनीष मामा खुद सड़क पर उतरे, चौराहों पर खड़े हुए यातायात व्यवस्था संभाली और अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वालों को टायर पंचर करने तक की चेतावनी दे डाली। वीडियो भी शेयर किया गया और संदेश दिया गया कि आम जन की सुविधा सर्वोपरि है। देखिए आप भी मनीष मामा का सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने वाला वो अंदाज। क्यों भाई पंचर करूं तेरी गाड़ी के नहीं? क्यों भाई पंचर करूं तेरी गाड़ी के नहीं? ये गाड़ी कम से कम पंचर करो, खड़ी करके गाड़ी सबसे हवाई सारे जाम लग गए हैं, आप तो लोग परेशान हो रहे हैं। क्या स्टैंड है? मैंने पहले भी बोला था कि इस समस्या को ठीक करें। अगर 2 से 3 दिन में अगर यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो फिर हम यहाँ पर आंदोलन भी करेंगे और जो जनता के हित का काम है वो पूर छोड़ तरीके से हम उसके लिए लड़ेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि सड़क पर उतरकर व्यवस्था सुधारने की कोशिश गलत है। सवाल यह है कि अगर पार्षद को खुद ट्रैफिक मैनेजमेंट संभालना पड़ रहा है तो फिर जिम्मेदार विभाग आखिर क्या कर रहा है? क्या यह मान लिया जाए कि ट्रैफिक पुलिस की कमी को अब जनप्रतिनिधि पूरा करेंगे? कल को अगर नालियां जाम मिले तो पार्षद खुद पावड़ा लेकर उतरेंगे, बिजली गुल हो जाए तो ट्रांसफार्मर पर चढ़ जाएंगे और अस्पतालों में भीड़ बढ़े तो ओपीडी में पर्चियां काटते नजर आएंगे। व्यवस्था सुधारने की पहल और व्यवस्था का स्थानापन्न बन जाने में बहुत फर्क होता है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रैफिक से ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही है कि यह प्रशासनिक पहल थी या राजनीतिक प्रस्तुति, क्योंकि आज के दौर में काम करने से पहले कैमरा और काम खत्म होने के बाद वीडियो पोस्ट करना लगभग सरकारी प्रक्रिया का अनौपचारिक हिस्सा बन चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर चौराहों पर खड़े होकर डांट लगाने और टायर पंचर की चेतावनी देने से ट्रैफिक सुधर सकता है तो फिर वर्षों से चल रहे अभियान, चालान और नियम किस अध्याय में रखा जाए? हालांकि यह भी सच है कि शहर का ट्रैफिक एक गंभीर समस्या है और अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की परेशानी देखकर मैदान में उतरता है तो उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करना भी उचित नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी होती है। व्यवस्था तब मजबूत मानी जाती है जब सिस्टम काम करे, न कि सिस्टम की जगह किसी नेता को खुद मोर्चा संभालना पड़े। तो इंदौर की इस तस्वीर ने एक बहस जरूर छेड़ दी है। क्या जिम्मेदारी का उदाहरण है या फिर उस व्यवस्था का आईना जिसमें जनप्रतिनिधि को ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभानी पड़ रही है? फिलहाल चौराहों पर ट्रैफिक तो संभलता दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक ट्रैफिक और बहस का जाम अभी खुलना बाकी है। अब एक तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल में पढ़ाई के साथ प्रार्थना भी होगी, लेकिन सवाल यह है कि यह संस्कार है या सियासत? जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र और अन्य प्रार्थनाओं को अनिवार्य करने का फैसला किया है,
सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आदेश आया, राजनीति की घंटी भी बज गई। कांग्रेस ने इसे आरएसएस का एजेंडा बताते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकारी स्कूल किसी एक विचारधारा के अनुसार चलाए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर भारतीय संस्कृति और प्रार्थना से दिक्कत है तो फिर स्कूलों में क्या सिखाया जाए। अब बहस प्रार्थना की कम और राजनीति की ज्यादा हो रही है। पहले सुनते हैं राजनीतिक गलियारों में राजनेताओं का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है। तीनों टाइम 3 विभिन्न प्रकार के मंत्र और गान अनिवार्य किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राज्यगीत तक तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र, भोजन के समय भोजन मंत्र, इन सब की अनिवार्यता क्यों की गई? आप सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? आप आरएसएस के एजेंडे को आप सरकारी स्कूलों में क्यों थोप रहे हैं? जब राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत और गायत्री मंत्र जो हर घर में पढ़ा जाता है, ये अध्यात्म के लिए, देशभक्ति के लिए, नई पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने का ये बहुत बड़ा अभियान है और पालक भी इसका स्वागत कर रहे हैं, व्यापक रूप से स्वागत हो रहा है। और ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा कदम है जो स्वागत योग्य है। जी बिल्कुल, ये अच्छा पहल है सरकार का और शिक्षा विभाग का। इससे निश्चित रूप से राष्ट्र प्रेम विद्यार्थियों में जगेगा, वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त बनेंगे। अब सवाल यह है कि बच्चों को संस्कृति से जोड़ने की कोशिश पर विवाद आखिर क्यों? क्या स्कूलों में प्रार्थना भारतीय परंपरा का हिस्सा है या फिर इसे वैचारिक चश्मे से देखा जा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि जिन बच्चों के लिए आदेश आया है वे शायद अभी इस बहस को समझते भी नहीं होंगे, लेकिन बड़े लोग इसे लेकर 2 खेमों में जरूर बढ़ चुके हैं। अब फैसला जनता करे, यह संस्कार की कक्षा है या सियासत का पाठ। क्या सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिख देना ही हिंदुत्व है? क्या सनातन सिर्फ पोस्ट और स्टेटस तक सीमित हो गया है? भोपाल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदुत्व और सनातन परंपराओं को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में धर्म के मूल सिद्धांतों और संस्कारों का पालन नहीं करते। ठाकुर ने कहा कि हिंदू दिखो मत, हिंदू बनो। उनका कहना था कि यदि सनातन धर्म के अनुयायी उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतार ले तो पूरी दुनिया में सनातन का ध्वज खुद ब खुद फहर सकता है। उन्होंने सत्य को धर्म का सबसे बड़ा आधार बताते हुए छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने से बचने की सीख भी दी। कथा के दौरान उन्होंने तिलक के महत्व पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि सनातन परंपरा में किसी भी पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत तिलक से होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कथा और धार्मिक आयोजनों में तिलक लगाकर आने की अपील की और कहा कि भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान के स्वरूप में भी तिलक दिखाई देता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। और आप इस अनुष्ठान को करने बैठे हैं, भागवत के अनुष्ठान को श्रवण करने बैठे हैं, और वो बिना तिलक के। हमने कभी भी मुसलमान भाइयों को बिना टोपी के नमाज अदा करते हुए नहीं देखा। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हम उनकी बड़ाई कर रहे हैं। आपने देखा उनको बिना टोपी के नमाज करते हुए? जवाब दो। हमने जयपुर में भी कहा था नो तिलक नो एंट्री, लोगों ने विवाद कर दिया था। अरे साहब, हमारी मर्जी नहीं है तो नहीं है, तो मत सुनो कथा। धर्म के अनुसार ही तुमको काम करना पड़ेगा। हम ये अगर अपना 3 घंटा आप दे रहे हो तो हम ये चाहते हैं कि आपको उस 3 घंटे का लाभ मिले। राम तिलक लगाते हैं, कृष्ण तिलक लगाते हैं, शिव तिलक लगाते हैं, पार्वती को तिलक है, हनुमान जी को तिलक है, फिर तुम कौन से अलग से सनातनी आ गए जो बिना तिलक के चले आए, मुंह उठा के? Who are you? अब सवाल यह है कि क्या धर्म सिर्फ सोशल मीडिया की पहचान बनकर रह गया है या फिर उसे जीवन में उतारने की जरूरत है? बहस तिलक की नहीं, आचरण की है। सवाल दिखावे का नहीं, धर्म को जीने का है। तो खबरों के इस भागदौड़ में हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी सच्चाई और उसका असर भी समझा सके, क्योंकि न्यूज की गुगली का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि हर खबर के उस पहलू को सामने लाना है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब चलते चलते आपके लिए ज्ञान की गुगली। तो आज की ज्ञान की गुगली है, अगर कोई आपके पीछे साजिश करे तो उससे नफरत मत कीजिए,
क्योंकि नफरत मन का सुकून छीन लेती है, जबकि क्षमा मन को मजबूत बनाती है। दूसरों के कर्म उनका परिचय देते हैं और आपका व्यवहार आपका। इसलिए शांत रहिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। समय हर सच को सामने जरूर ले आता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त खुद ब खुद बदल जाता है। नमस्कार।